हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आज क्या हुआ, आज मेरे पास एक फोन कॉल आया। तो किसी लेडीज ने मेरे से बात करी, तो वो भी मशरूम का ही काम स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही जो पहले की मेरी वीडियोस रही होंगी उनमें से देखा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बंकर में स्पाइक गोट लगवानी जरूरी है या स्पाइक गोट के बिना भी काम चलता है, स्पाइक गोट क्या है, उनका काम क्या है, इस तरीके से पूछा। तो मैंने उनको बता तो दिया जो मतलब होना चाहिए स्पाइक गोट, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं जो लोग ये काम कर रहे हैं, इतना काम मशरूम पे अभी चल रहा है, लोग इतना बड़ा लेवल पर इस प्रोजेक्ट को लेके चले हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो उन्हें होनी चाहिए। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ किसी ग्रोअर, किसी हेल्पर या किसी टेक्निकल पर्सन के भरोसे ना रहो। कुछ आपको पता भी होना चाहिए कि वाकई में मशरूम क्या है, मशरूम का कंपोस्ट क्या है, क्यों जरूरी है, हर एक चीज का क्या रोल है। अगर उसका रोल आपको समझ में आ गया तो वो डेफिनेटली जरूरी है, तो आप उसको करोगे। कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज बताई जा रही है, आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही है, जरूरी नहीं है, टेम्परेचर या पानी या ये चीज वो चीज हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग जो है काम खराब ही करती रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मशरूम क्या है। तो मशरूम जो है, अगर सबसे पहले मशरूम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरा इसी पर काम था, मतलब मशरूम पर काम नहीं है मेरा, फंगस पर मैंने पीएचडी में काम किया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 साल। तो मशरूम की अगर मैं बात करूं तो मशरूम जो है एक फंगस है, इट इज अ फंगस। अब फंगस क्या होता है कि इसको जो मीडियम चाहिए दैट इज सेप्रोफाइटिक। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे कि जो लोग इन शब्दों से अभी रूबरू नहीं होंगे, जिनको अभी इनके बारे में नहीं पता होगा, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्यों जरूरी है कंपोस्ट के लिए, कंपोस्ट यूनिट में क्या क्या चीजें क्यों जरूरी है, या मशरूम के लिए वो जरूरी क्यों है, उसके लिए कुछ वर्ड आएंगे, उनको आप समझने की कोशिश करना। मशरूम एक फंगस है, इसको ये एक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, सेप्रोफिटिक है। अब जैसे हम हैं, जो इंसान हैं, वो क्या होते हैं, दे आर होलोट्रोपिक या होलोजोइक, हम जो है बना बनाया खाना खाते हैं। तो जो फंगस है, मशरूम है, वो सेप्रोफिटिक है। वो जो है सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, सड़ा गला जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं, यानी कि गली सड़ी चीजों को खाते हैं। ठीक है, वो फंगस जो है, मशरूम जो है, इन चीजों को खाता है, यानी कि इसका खाना इस कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि कुछ गला सड़ा कंडीशन होनी चाहिए है, कुछ डिकेड कंडीशन, डिकेड मतलब जो है कंपोस्ट होना चाहिए। इसीलिए इसका जो सबस्ट्रेट है जिस पर मशरूम ग्रो करता है, जो सबस्ट्रेट है उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जो है वो सबस्ट्रेट है, और जो फिनोमिनन जिससे ये बनता है दैट इज कंपोस्टिंग, उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो कंपोस्टिंग यूनिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मशरूम ग्रोइंग का। तो सबसे पहले कंपोस्टिंग यूनिट आएगा, उसके बाद आपकी ग्रोइंग यूनिट आती है, एक जो एक फेज है, एक आपकी स्पॉनिंग भी आती है, आपकी एक स्पॉन यूनिट भी होनी चाहिए जहां पर आप इसका बीज बनाते हो। ठीक है, अलग अलग इसके अंदर जो है यूनिट्स होती हैं। एक तो वो जहां पर इसका खाना बनाने के लिए कंपोस्ट आप तैयार करते हो, जिसके अंदर मशरूम ग्रो करेंगी, फिर इसको ग्रोइंग यूनिट में शिफ्ट किया जाता है इस कंपोस्ट को, और साथ के साथ स्पॉन यूनिट से आप इन दोनों के अंदर ये ऐड करते हो, स्पॉन कंपोस्ट के साथ फिर ग्रोइंग यूनिट में इसको शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन मैंने आज आपको जो ये वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए बनानी चाहिए है कुछ और बात से दिमाग में, क्योंकि काफी टाइम से कई बार जो नॉन है उनके फोन आते हैं, इसे मैंने नंबर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग उस पर भी पूछते रहते हो वीडियोस पे। तो छोटी सी एक वीडियो है कि कंपोस्टिंग जो, अगर हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की, इसके अंदर मोटे तौर पे समझने के लिए 3 तरीके की जो है स्टेजेस आती हैं। एक तो हमारी आती है प्री वेटिंग स्टेज। कुछ लोग में से बहुत अच्छे लेवल की उनको जानकारी होगी, तो जो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जिसको बहुत अच्छे लेवल का कुछ पता है, तो वो मुझे करेक्ट भी कर सकता है, कमेंट बॉक्स पे कुछ और भी डाल सकता है, ताकि और भी जो भाई बहन जो इस वीडियो को देखें वो अच्छे से समझ पाए। जितना मैंने अभी तक इसके बारे में रिसर्च पेपर, जर्नल्स पढ़े हैं, जो मुझे समझ में आया है,
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसमें अपनी नॉलेज ऐड कर सकते हैं। ये प्री वेटिंग स्टेज होती है, देन हमारी फेज 1 स्टेज होती है, एंड देन वी हैव फेज 2 स्टेज। ये 3 स्टेज होती हैं। इन तीनों स्टेजेस के लिए हमारे पास जो है अलग अलग जो है कंडीशंस या टेक्निकलिटीज या कह लो या अलग अलग चीजें होनी चाहिए जहां पर हम इन तीनों स्टेजेस को कवर करते हैं। प्री वेटिंग स्टेज के लिए आजकल जो मॉडर्न हमारी कंपोस्ट यूनिट आई है, इन मॉडर्न कंपोस्ट यूनिट हमारे पास क्या रहता है कि एक लेगून टाइप में, एक लेगून जो है लेगून टाइप का वेटिंग एरिया होता है जहां पर जो हमारा कंपोस्ट का क्या इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल अलग तरीके का है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो लेगून में ज्यादातर हमारा जो वीट स्ट्रॉ होता है, जो गेहूं की तूड़ी होती है, उसको हम भिगोते हैं। ठीक है, तो वीट स्ट्रॉ जो है लेगून के अंदर वेटिंग एरिया में वीट स्ट्रॉ जो है हमारा वो वहां पर पूरा भीगता है, पूरा वेट हो जाता है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो वीट स्ट्रॉ है जब वो पूरा लेगून वेटिंग एरिया में मिक्स हो गया है, उसके बाद जो है जो पानी वाला जो उसकी कंडीशन है, जो तूड़ी है या जो चिकन मैन्योर है, यूरिया, जिप्सम, उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है प्री वेटिंग स्टेज में, वो अच्छे से वेट हो गया है लेगून में। उसके बाद हम उसकी मिक्सिंग करते हैं, अच्छे से बाहर लेके आते हैं। मिक्सिंग करने के बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं फेज 1 स्टेज के अंदर। अब जो फेज 1 स्टेज है, अब फेज 1 स्टेज में देखो क्या रहता है कि जो मशरूम है, मैंने अभी बताया आपको कि वो अपना खाना ऐसा सच नहीं खा सकता, क्योंकि मशरूम जो है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पेड़ जो है अपना खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, मशरूम के अंदर वो नहीं होता। तो फिर अंदर वो खाना कैसे बनाएगा, कैसे ग्रो करेगा? तो मशरूम को क्या होता है, कुछ एक तरीके से रेडीमेड, जो प्री रेडीमेड जो खाना है ना, वो बना के उसको दिया जाता है। प्री रेडीमेड मतलब पहले से ही कुछ तैयार किया जाता है उसका खाना, जो उस बैग के अंदर है, जिसको वो थोड़ी बहुत जो है उससे अपने आप जो है वो खाना बना ले। तो उसी को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है हमारा, जो तूड़ी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको डिकम्पोज्ड कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि पहले से ही वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको एज सच मशरूम नहीं खा सकता, उसको कुछ कंपोस्टिंग के बाद, इन सारी स्टेजेस और फेजेस से गुजरने के बाद वो एक कंपोज्ड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंपोज्ड कंडीशन में अब जब मशरूम के बैग में हम स्पोन डालते हैं तो वो जो मशरूम के स्पोर्स होते हैं, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं और उस कंपोस्ट को वो आसानी से खा लेते हैं। अब इसके लिए लेकिन क्या कैसे कंडीशन आती है, तो अब देखना, जो हमारे पास जो ये मशरूम जो है कंपोस्ट होता है, इस कंपोस्ट को ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से कन्वर्ट करने के लिए डिकम्पोज्ड या डिजायर्ड कंडीशन के अंदर जो रोल प्ले करते हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। अब ये जो डिकम्पोज्ड कंडीशन है कंपोस्ट की, इससे कौन खाना लेता है? इससे मशरूम खाना लेती है। इससे मशरूम इसके ऊपर ग्रो करेगी, इस डिकम्पोज्ड के ऊपर। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? मेनली बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद एक आता है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज इज आल्सो ए स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया। देन वी हैव फंगस, फिर फंगस होती है। ये 3 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक डिकम्पोज्ड या फिर एक पार्शियली डिकम्पोज्ड कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इन तीनों को हमें इस कंपोस्ट के अंदर ग्रो करवाना है, ठीक है। आप देखो, वैसे देखी जाए तो तूड़ा है, तूड़े को लगता है बस तूड़े का ही है, लेकिन क्या खेल है? सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही खेल है इसके अंदर। हमें ये तीनों इसके अंदर ग्रो करवाने हैं। तो अब कोई भी, जैसे हमें जीने के लिए खाना, पानी सब चाहिए, इनको भी क्या चाहिए? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? दे ऑल नीड वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कि एयर है। ये चाहिए ग्रो करने के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। एक सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, हम एसी के रूम में जा सकते हैं, हम फैन चला सकते हैं, हम एक्स्ट्रा कपड़े पहन सकते हैं ठंड में, लेकिन ये कहीं उठ के नहीं जा सकते।
अगर जहां पर ये प्रेजेंट है, अगर इस एरिया में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वहां पर इनको वो डिजायर टेम्परेचर नहीं मिला, जिस पर ये ग्रो करते हैं वो ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं मिला, तो ये सारे वहीं खत्म हो जाएंगे। ये चल के कहीं और जाके नहीं बैठ सकते, चलो भैया यहाँ बहुत गर्मी हो गई, ये तो संभाल नहीं रहे, 65 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर कर दिया है, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता हूँ। नहीं, ये उसी एरिया में डाई कर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और वहां का उस एरिया का जो कंपोस्ट है ना, जहां पर ये मर चुके हैं ऑर्गेनिज्म, वो कंपोस्ट बेकार हो गया आपका। दैट कंपोस्ट इज डेड। वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाया। हो सकता है वो अभी इसी कंडीशन में रह गया हो, इस कंडीशन में मशरूम इसको नहीं खा पाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए ग्रो करना, उसकी ईल्ड नहीं आएगी। तो आपको जो ये आपकी डिजायर्ड कंडीशन है ना, इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है। अलग अलग स्टेज में अलग पानी की कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, एरोबिक एनएरोबिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी सिलेक्टेड होते हैं कि किस स्टेज में कौन ज्यादा ग्रो करेगा। तो जो हमारी वेटिंग स्टेज है वहां पर हम ज्यादातर वाटर पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉ है वो अच्छे से भीगना चाहिए। पानी की कमी रहेगी, वो सूखा रहेगा, प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा। अगर पानी ज्यादा हो गया तो वो कीचड़ जैसा बन जाएगा, कीचड़ बन गया तो उसके अंदर एनारोबिक कंडीशन, पानी ज्यादा होगा, हवा कम होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो वेटिंग स्टेज में ज्यादातर हमारे पास 70 से 75% जो है पानी होना चाहिए इस स्टेज के अंदर। इसीलिए हम लगून बनाते हैं जो प्री वेटिंग स्टेज के लिए। जब लगून बनाया जाता है उसके अंदर तूड़ी को डंप करा जाता है, उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है, उसके साथ में क्या होता है, इस तरीके से कुछ रहता है कि जो आपका जो वेटिंग एरिया है ऐसा, ये यहाँ से ऊंचा होता है, इसमें फिर यहाँ पर स्टीप हो जाता है। यहाँ पर आपकी दीवार है और यहाँ पर इसके साथ इस तरीके से एक छोटा सा होद बनाया जाता है, जिसके नीचे से पानी की जो है सर्कुलेशन ऐसे और ऐसे रहती है। तो यहाँ से पानी बार बार जाता है, आता है। या फिर आप इस वेटिंग एरिया को अगर नहीं चाह रहे हो, तो वेटिंग एरिया नहीं भी बना रहे हो, तो इसको ओपन में आप एक पूरा ढेर लगाओ, उसके ऊपर आप जो है पानी से इसका छिड़का करते रहो प्रॉपर टर्निंग के साथ। तो आपको पानी की कंडीशन पूरी करनी है, क्योंकि अगर पानी ठीक नहीं होगा तो इनको भी ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। और ये किस लिए जरूरी है, ये मशरूम का एक तरीके से खाना बनाने के लिए जरूरी है। अगर ये ही अच्छा नहीं बना तो आपकी ईल्ड डेफिनेटली कम आएगी। देखो इस फील्ड में, मशरूम के फील्ड में, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है चाहे 12 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी स्टेज पर गलती होती है, आपका कंपोस्ट खराब बनेगा। कंपोस्ट पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जितना मैंने 2 साल में रिसर्च और पेपर्स मैंने पढ़े हैं ना, उतना तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी पढ़ा होगा। मैंने बहुत ज्यादा इस पे आर्टिकल्स निकाल के मैंने इस पे स्टडी करी है, क्यों कोई चीज जरूरी है। इसीलिए मैं बताना चाह रही थी सभी को, क्योंकि आज जो फोन मुझे आया था उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बहुत ही कम जानकारी है, उन्हें नहीं लगता ये क्यों जरूरी है। तो प्री वेटिंग स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं। प्री वेटिंग स्टेज में ज्यादातर पानी जो है वो इतना दिया जाता है सफिशिएंट कि ऑक्सीजन की कमी भी ना रहे, और पानी प्रॉपर जो है स्ट्रॉ को भिगो दे, अच्छे से उसको वेट कर दे। उसके बाद प्री वेटिंग स्टेज के बाद ये जो हमारा है, उसके बाद हम इसमें दूसरी तरीके के जो है इंग्रेडिएंट्स, जो व्हीट स्ट्रॉ है ना, ज्यादातर वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। लेकिन मशरूम को नाइट्रोजन भी चाहिए, दूसरे मिनरल्स भी चाहिए, जैसे पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है, और मिनरल्स भी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उनकी कमी को पूरी करने के लिए ज्यादातर चिकन मैन्योर ऐड किया जाता है, व्हीट ब्रान जिसे चोकर बोलते हैं हम, जैसे जो छानस होता है हमारा आटा जब छानते हैं तो छलनी के ऊपर जो छानस आता है इस तरीके का, जिप्सम, यूरिया, वो ऐड किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि फॉर्मुलेशन सबकी डिफरेंट है अगर आप देखोगे तो, लेकिन आप जब बनाने लगोगे तो आपको ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं कि भाई इस हिसाब से हमें इतने टन में इतना कुछ चाहिएगा। वो एक बिल्कुल अलग जो है वो टॉपिक है। प्री वेटिंग के बाद, प्री वेटिंग में गीला करना है हमें भूसा, ये सारी चीजें हमें मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद जो है हमारी सारी चीजें हैं वो कहाँ मूव कर जाती हैं, दे ऑल गोज टू फेज 2 बंकर। तो हमारा इस वाली स्टेज का जो प्री वेटिंग स्टेज थी उसका मेन काम किया था कि पानी की जो कमी है उसको पूरा करना। अब फेज 1 स्टेज देखो, इन दोनों स्टेजेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक गोल है। उस ऑब्जेक्टिव, वो जो चीज है वो इसी फेज में ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो इसी फेज में अचीव होना चाहिए। अगर इसमें कमी रह गई तो यहाँ कमी डेफिनेटली रहेगी। तो फेज 1 स्टेज की जो मेन काम क्या है वो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी मैंने डिस्कस करे थे, जैसे बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है,
ठीक है, एंड फंगस, अदर फंगस। इन फंगस की हमें ग्रोथ करवानी है। तो ये फंगस क्या करेगी, ये तीनों के तीनों मिलकर जो हमारा कॉम्प्लेक्स व्हीट स्ट्रॉ था या जो हमारी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा सिंपल में कन्वर्ट कर देती हैं। जो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा नहीं खा सकती मशरूम, खाली चिकन मैन्योर को नहीं खा सकती मशरूम, उसको कुछ ऐसी कंडीशन में खाना देना पड़ेगा जो वो खा सके रेडीमेड। ठीक है, थोड़ा सा उस पर वो काम कर लेगा, लेकिन उसको थोड़ी कंडीशन चाहिए मशरूम को। तो पहले से ही उस खाने को किसने तैयार कर रखा होगा, इन तीनों ने, क्योंकि ये खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो पहले ये काम करेंगे। इन तीनों को ग्रो करवाने के लिए हमें ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये डाई कर जाएंगे। इसीलिए फेज 1 स्टेज में हमें क्या चाहिए, फेज 1 स्टेज में हमें टेम्परेचर पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर इतना टेम्परेचर का हमने ध्यान नहीं रखा। हाँ, अगर गर्मी ज्यादा है तो पानी ज्यादा लगेगा, वो चीज तो देखनी है, बट यहाँ पर टेम्परेचर शुरू हो जाता है। यहाँ पर फेज 1 में टेम्परेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फेज 1 स्टेज के लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो है बंकर। ठीक है, बंकर का मतलब क्या है कि आप जो है फोर्स्ड एयर पास करवाते हो, फोर्स्ड एयर पास करवाते हो। फोर्स्ड एयर का मतलब क्या है, देखो इस तरीके से जो बंकर रहता है हमारा, बंकर की लंबाई ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, ओपन होता है। ओपन इसलिए होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो तूड़ी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, उसका खाना बनाते हैं, तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ये खुला होगा, ऊपर से वो निकल जाएगी गैस। तो यहाँ पर हमारे पास जो बंकर होते हैं, पीछे यहाँ पर दीवार में इस तरीके से हमारे जो है होल्स होते हैं। अब जो ये होल है, इन होल से यहाँ से जो पाइप निकलता है, इस तरीके से पाइप, पूरा लंबा पाइप आता है हमारा एक। ठीक है, ये वीडियो मैंने डाली हुई है बंकर की। इस तरीके से पाइप होता है, इतना लंबा, अगर 40 फीट का है, 2 पाइप है, यहाँ बीच में वहां पर इनको सॉल्वेंट से इन पाइप को जोड़ दिया जाता है। पीछे ये सारी पाइप जो है एक फर्दर बड़ी पाइप में ऐड हो जाएंगी, वो पीछे एक मशीन में ऐड होगा, वो सारी जो है फर्दर पीछे एक मशीन में ऐड होगी। वो मशीन का काम क्या है, वो एक फैन की तरह है। वो जो है इन पाइप के अंदर यहाँ जगह जगह पर स्पाइक गोट जिसे बोलते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, अब जो वो स्पाइक गोट इस तरीके का लगा होता है ना, ऊपर से जो ये छेद होता है, इस छेद को बाद में खोल दिया जाता है। इस तरीके से ये छेद खुल जाता है, ऐसे होता है ये, मान लो इस तरीके से है, तो पहले ये बंद है, इस छेद को हमने खोल दिया यहाँ से, ये देखिए। तो ये जब यहाँ से ये पाइप में ऐसे लगा हो रहा है, तो जो एयर आ रही है, जो हवा आ रही है, वो क्या करेगी, वो इससे ऊपर जाएगी। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉ पड़ा है, जो आपका कंपोस्ट है, उस कंपोस्ट में ये हवा चली जाएगी इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखो स्पाइक गोट का काम क्या है, स्पाइक गोट जो है, अगर आप देखोगे उसका जो अपर सरफेस है बहुत ही थोड़ा होता है। तो नीचे से जो हवा आती है वो इतने प्रेशर में आती है कि यहाँ से प्रेशर में हवा निकलती है। प्रेशर में निकलेगी तो वो पूरा एयर सर्कुलेशन जो है ऊपर तक जाएगा, अच्छे से सर्कुलेट कर पाएगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यहाँ पर पाइप में ही आपने छेद कर दिए हैं बड़े बड़े, मेरा मानना ये है कि अगर आपने पाइप में ही बड़े छेद कर दिए, स्पाइक गोट नहीं लगाए, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये जो फिजिक्स पढ़ रखे होंगे जिन्होंने, जिन्हें जानकारी होगी बगैर फिजिक्स के भी, उन्हें पता होगा कि हम सरफेस एरिया कम करते हैं ताकि जो हवा का प्रेशर है वो मेंटेन रहे। पूरे प्रेशर से हवा आ रही है और वो कंपोस्ट में अच्छे से ऊपर तक सर्कुलेट हो रही है। क्योंकि मैंने कहा इनको ग्रो करने के लिए जो एयर चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन जो चाहिए है, वो जो फ्रेश एयर हम पीछे से उसको छोड़ते रहेंगे। अब क्या होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब उस कंपोस्ट में ग्रो करने लगे। इन डेली की डेली इनकी जो है एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। यहाँ पर इस वाली स्टेज में हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस बढ़ती हैं, यानी कि इस वाली स्टेज में अब ये जब ग्रो करना शुरू करेंगे या जब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ये ऑर्गेनिज्म, तो क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी। तो ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हीट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि जब ये रेस्पायर करेंगे, जब ये लोग सांस ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो CO2 बनता है। CO2 हवा आपने देखी होगी, गर्म हवा निकलती रहती है और हीट प्रोड्यूस होगी। तो टेम्परेचर धीरे धीरे अपने आप राइज करता है। कईयों को लगता है मजाक है भाई, पता नहीं इतना टेम्परेचर कैसे राइज करेगा, खेल हो रहा है। खेल नहीं हो रहा है, ये हीट इसलिए जनरेट होती है क्योंकि जब ये
रेस्पायर करते हैं, खाना बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो हीट रिलीज होती है। वो हीट एक टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। उस हीट पर पहुंचने के बाद पहले बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां पर एक रिएक्शन चलती है, दे आर केमिकल रिएक्शन। वहां पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उस टेम्परेचर पर। तो उस टेम्परेचर पर पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाना बनाया जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। ये सारे जो है अभी बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है, इनकी वजह से चल रही है। उसके बाद इतनी हीट राइज कर जाती है कि एक रिएक्शन होती है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, वो चलनी शुरू हो जाती है। तो चाहे बायोलॉजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, दोनों ही रिएक्शन को पानी की बहुत जरूरत है, वाटर की बहुत जरूरत है। इसीलिए वाटर प्री वेटिंग स्टेज में दिया जाता है। अगर बीच में आपको लगता है इस वाली स्टेज में भी पानी की कमी रह रही है, तो एक्सेस जो पानी है वो छोड़ दिया जाता है, छिड़का कर दिया जाता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है तो वाटर यहाँ डालते हैं, कभी कभी डाल देते हैं, कभी नहीं डालते हैं। उसके बाद जो है बंकर में फिर भी मैंने सुना है कि पानी डाल देते हैं, टनल में तो पानी का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से केमिकल रिएक्शन हुई। उस केमिकल रिएक्शन उस स्टेज में पहुंचने के बाद क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट व्हीट स्ट्रॉ में तूड़ी के अंदर है, वो कार्बोहाइड्रेट अब क्या करेंगे, अमोनिया के साथ मिक्स हो जाएंगे। अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है माइक्रोबियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जब ये माइक्रोबियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, ये माइक्रोबियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत जरूरी है। मशरूम यहीं से अपना खाना लेगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट से क्या हुआ कि बैक्टीरिया ग्रो करे, उसको एनर्जी मिली, बैक्टीरिया के सेल बढ़े ग्रो करने के लिए। जितना चिकन मैन्योर था वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया है। बैक्टीरिया ज्यादातर यहाँ यूरिया बैक्टीरिया होते हैं। तो यूरिया बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि हमारे स्यूडोमोनास है, एरोबैक्टर है। एरोबैक्टर होता है हमारा एक बैक्टीरिया जो है, स्यूडोमोनास है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया चिकन मैन्योर में जितना भी नाइट्रोजन है उसको कोशिश करते हैं कि अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मशरूम जो है वो अमोनिया से उसको बहुत ही ज्यादा एलर्जी है, क्योंकि अमोनिया जो है एक रेस्पिरेशन इनहिबिटर है, वो उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत करता है। अमोनिया जो है वो देखी जाए तो अमोनिया की गंध है वो बहुत ही गंदी होती है। अगर आप जब ये काम करोगे, आपने देखा होगा कभी, वैसे ऑब्जर्व करियो लैब वगैरह में, हम अमोनिया वाली लैब में अगर कभी गए हैं तो मशरूम के लिए अमोनिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको चाहिए कि अमोनिया किसी और कंडीशन में प्रेजेंट हो तब तो वो खाएगा। मशरूम के भी नखरे हैं ना, वो अमोनिया नहीं लेता है। तो उसके बाद जब ये हमारी स्टेज पहुंच गई है, यहाँ पर हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं या जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जिसे कह लो फ्रेंडली है, जो हमारे दोस्त हैं, जो कि इसका खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, जब ये एक स्टेज में पहुंच गए हैं, ये ग्रो कर चुके हैं, अब हम स्टेज 2 पर जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं फेज 2 स्टेज पर। पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पर कई बार पता नहीं क्या क्या आ जाता है। अगर आप बीच से वीडियो देखोगे तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से ही आपको देखनी पड़ेगी अगर आपके पास टाइम है। मुझे लग रहा है वीडियो लंबी भी बन रही है काफी। अब फेज 2 स्टेज है। फेज 2 स्टेज जो है वो जो टेक्निकल टर्म्स जिसके लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज टनल। टनल के अंदर फेज 2 स्टेज को हम कंप्लीट करते हैं। बंकर 1, 2, 3 आप अपनी हिसाब से बना सकते हो, उसका मेन काम मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन फेज 1 स्टेज जब बंकर होते हैं उनके अंदर आपको बार बार पलटाई करनी पड़ेगी। वो पलटाई इसलिए करनी पड़ेगी कि जितने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खाना, पानी और हवा अच्छे से मिल पाए। उसका मेन मकसद ये है, ताकि एक ही जगह पे, यानी कि एक ही बच्चे को सारी चीजें ना मिलती जाए, वो एक ही जगह बैठा है, बस ऐसी जगह बैठ गया, उसको सब कुछ आसानी से मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा। तो हम उसकी पलटाई करते रहते हैं बार बार, निकाल के अंदर बाहर, ताकि हर किसी को सारी चीज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी इजी होती जाए, हीट निकलती जाए, सब कुछ अच्छे से मिक्स होता जाए। सब कुछ बराबरी पर रखने के लिए उसकी बार बार पलटाई करनी पड़ती है। देन वी हैव फेज 2 स्टेज। इस स्टेज में जो हमारे फेज 1 बंकर में जितना भी, फेज 1 स्टेज में जितना भी कुछ तैयार हुआ है वो हम इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो टनल है दे शुड बी एयर टाइट।
कहीं बाहर से कोई हवा नहीं आनी चाहिए। एक बार टनल के अंदर आपका कंपोस्ट पहुंच गया है, फिर वो बनने के बाद ही बाहर निकलेगा। आपको बाहर से सेंसर, थर्मामीटर, कोई भी चीज है वो आप बाहर से चेक करेंगे, खोल के चेक नहीं करना है। तो ये टनल जो आपका है, ये दरवाजा बंद हो गया इसके अंदर। टनल के अंदर क्या होता है कि टनल के अंदर एक ये फ्लोर होता है और एक नीचे वाला फ्लोर होता है। इस फ्लोर पर आपका कंपोस्ट यहाँ होता है कहीं, ठीक है। ये आपका कंपोस्ट है, ये दरवाजा है। जो नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ पर आपके इस वाले फ्लोर पर बीच बीच में छेद करे जाते हैं। 1 फीट की दूरी पर या कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर आपके ऐसे ऐसे छेद करे जाते हैं। पाइप लगा देते हैं, जैसे हमने अभी बनाया कंपोस्ट यूनिट, मैंने सारा देखा है। तो हम इस तरीके से लंबे पाइप होते हैं, उनको फिर बाद में आरसीसी और फर्श आने के बाद उनको छेद को खोल दिया जाता है। तो जो यहाँ से हवा आएगी वो इनसे ऊपर जाएगी, इस तरीके से देखो, यहाँ से इनसे ऊपर जाएगी। अब देखो क्या होता है कि इतना लंबा अगर एरिया है आपका और यहाँ पर आपका छेद है, तो यहाँ का जो कंपोस्ट है वो कुछ जो ये छेद की जो हवा आएगी, प्रेशर आएगा, वो कुछ एक एरिया को एरेशन प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है। यहाँ वाला छेद यहाँ पर एयर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये जो छेद है आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना आप। और ये छेद आपके खुले हुए होने चाहिए। कई बार छेद होता, कोई बात नहीं, 2 छेद बंद रह गए, क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो खुले हुए हैं, इतने में क्या। तो क्योंकि यहाँ वाला छेद अगर ये बंद है या ये बंद है, तो ये यहाँ जितना, ये इतना ऊपर तक जितना ढेर है आपका जो कंपोस्ट है, उसके अंदर हवा नहीं जा पा रही है, ये हवा नहीं जा पा रही है और ये कंपोस्ट खराब है आपका। ये ठीक ने इसको रेशन नहीं मिली है। यहाँ पर हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, या फिर यहाँ अंदर से पास्चराइजेशन नहीं हुई हो। तो फेज 1 स्टेज में हमने देखा कि हमें हेल्दी माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। फेज 2 स्टेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 मेन कारण है जिसमें हम फेज 2 टनल में लेके आते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन आप लोगों ने वर्ड काफी बार सुना होगा, हिंदी में जो वीडियो बनाते हैं वो शुद्धिकरण बोलते हैं। एंड सेकेंड स्टेज इज कंडीशनिंग। ये कोई नहीं बनाता, ये कोई नहीं बताता, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, हो सकता है उन्हें पता होगा, बट दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, दैट्स व्हाई दे हैवंट सेट दिस टर्म कंडीशनिंग। कंडीशनिंग और पास्चराइजेशन हम 2 चीजें करते हैं। अब देखो हमने स्टेज 1 में क्या किया, कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल थे, जो कि उस कंपोस्ट को डिग्रेड करने में हमारी मदद कर रहे थे, ठीक है। अब जब हमारा जो कंपोस्ट है वो जब टनल में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वहां पर हमें 2 काम करने होंगे, पास्चराइजेशन और कंडीशनिंग। पास्चराइजेशन का मतलब क्या है कि जो कंपीटिटर्स हैं, जो कि मशरूम के साथ कंपीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है जिसे कहते हैं हम अनहेल्दी कह लो या अनयूजफुल, जो हमारे काम के नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों को हमने किल करना है, खत्म करना है, ठीक है। इन दोनों को हमें खत्म करना है। कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि हमें कुछ हेल्दी माइक्रोब्स अभी हमें रखने हैं। वो हेल्दी माइक्रोब्स रखने हैं जो कि मशरूम का फूड होंगे, जो मशरूम का खाना होंगे, जो मैंने आपको यहाँ बताया था माइक्रोबियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो ये जो खाना है ये हमें कंडीशनिंग रखनी पड़ेगी तैयार, और ये रखना पड़ेगा। कंडीशनिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो लेस होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होगा। इसके लिए टेम्परेचर, पास्चराइजेशन यानी कि आपको किसी चीज को मारना है, खत्म करना है, बड़े ढीठ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतनी आसानी से नहीं मरते हैं, और एक्टिनोमाइसिटीज तो खासकर, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। तो इनको पास्चराइजेशन करने के लिए, किल करने के लिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए। तो देखो टनल के अंदर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। टनल के अंदर आपको कोई सोचे कि भाई चलो कोई नहीं, आज रात को टेम्परेचर, एक ही रात है, टेम्परेचर बढ़ गया तो बढ़ गया अगर टेम्परेचर, तो ये कंडीशन खत्म है। और अगर टेम्परेचर उस स्टेज तक नहीं पहुंचा तो ये वाली कंडीशन खत्म है। हमें इन दोनों स्टेजेस के अंदर एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जब हमारा खाद टनल के अंदर होता है, कंपोस्ट, जो एक अच्छा टेक्निकल ग्रोअर है या जो एक अच्छा टेक्निकल फार्मर है, उसे इस चीज की जानकारी होगी, वो रात भर हर 1.5-2 घंटे में इस टेम्परेचर का नोट करेगा। अगर इस टेम्परेचर में कोई कमी ज्यादा आती है तो आपका खाद अच्छा नहीं बना है। और ऐसा कुछ लकीर का फकीर नहीं बनना कि 5 ही दिन में हमें बाहर निकालना है, या 3 दिन में या 8 ही दिन में बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप काम सीखोगे, जब आप काम जानोगे, इसलिए मैं कहती हूँ आपको बार बार इस चीजों के बारे में, अब इस काम में आ ही गए हो तो आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए।
कोई और आपको करके नहीं देगा। लेकिन जितना मुझे जानकारी है मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं ये जो वर्ड्स, ये टर्म्स हैं आप लोगों को समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ये सारा काम जो है बहुत बड़े लेवल के, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने ये काम किया हुआ है। उन्हीं के जर्नल से मुझे इतनी जानकारी जो है मिली, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कुछ देखना तो आप जर्नल्स देख सकते हैं। मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो पास्चराइजेशन में तो जो ये अनहेल्दी, जो ये अनवांटेड, जो वीड्स जिसे कहते हैं, इन्फेक्शियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको खत्म करा जाता है। तो टेम्परेचर 60-65 डिग्री रखना पड़ता है ताकि वो खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उठ के तो कहीं जा नहीं सकते कि हाँ गर्मी है चलो वहां जाके उस कोने में बैठ जाएंगे, तो वही मर जाएंगे। तो टेम्परेचर रखा जाता है, पहले उस टेम्परेचर तक लाया जाता है। धीरे धीरे कंडीशनिंग करने के लिए हमें फ्रेश एयर को भी छोड़ना पड़ता है, बीच में देखना पड़ता है, टेम्परेचर 45-40 डिग्री तक लाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये दोनों कंडीशंस मेंटेन हो जाती हैं तो आप देखोगे कि उस टाइम क्या मेन एक चीज होती है कि अमोनिया की गंध खत्म हो जाती है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। कुछ इन चीजों में कन्वर्ट हो जाता है जो कि रिएडली अवेलेबल नाइट्रोजन होता है मशरूम के लिए। मशरूम इसको नहीं ले सकता, मशरूम इनको खाता है, तो अमोनिया इसमें कन्वर्ट हो जाता है या माइक्रोबियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको बाद में मशरूम आसानी से खा लेता है। पहले मशरूम का जब हम काम शुरू करते हैं तो मशरूम पहले कार्बोहाइड्रेट पे ही टूटता है, पहले वो इसे ही खाता है, भैया को इसको कार्बोहाइड्रेट पसंद है, वो नाइट्रोजन को लेटर स्टेज के लिए बचा के रखता है। तो उसके बाद क्या होता है कि कंडीशनिंग में हमें जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं उनको भी रखना है। भी सब कुछ खत्म कर दिया वो तो ठीक है, इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन मशरूम के लिए तो कुछ खाना बचाया ही नहीं, फिर क्या फायदा हुआ। और मशरूम के लिए खाना तो बहुत बचा लिया, टेम्परेचर ठीक रखा है, लेकिन ये साथ में आ गए हैं, ये अब इसके साथ कंपटीशन करेंगे और मशरूम की यील्ड कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी फेज जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, दैट इज टनल, जो फेज 2 स्टेज हमारी होती है। जब इसमें आपका कंपोस्ट रहता है तो इस टाइम आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपके पास बेशक ग्रोअर है, आप इन चीजों पे ध्यान रखना कि वो टेम्परेचर पर प्रॉपर फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, और इस चीज के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना, हर 1.5-2 घंटे में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। जो बंदा रात को टेम्परेचर नोट करेगा उसे दिन में आप रेस्ट दे सकते हैं। तो इन दोनों पर आपको बहुत ध्यान रखना है। और ग्रोअर से ये पूछना कि भैया क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या काम किया है, कितने साल से कर रहे हो, ये चीजें पता है नहीं पता है, क्योंकि वो कहेगा कि जी 15 साल से काम करना हूँ, इतने से कुछ नहीं होता, 1 घंटा बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे लाइट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों पे आपने बहुत ध्यान रखना। अगर आपका कंपोस्ट, देखो आप कंपोस्ट अपनी तरफ से अच्छा बनाओ, बाकी इसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा, यहाँ पर फ्रेश एयर ढंग से नहीं दी है, यहाँ CO2 अच्छी नहीं बनी है, CO2 का लेवल कम ज्यादा है, वहां पर दिक्कत आएगी। लेकिन हम पहले ही हर स्टेज में अगर अच्छे से काम करके चलेंगे तभी यहाँ काम है। अभी हम कंपोस्ट बनाना शुरू करेंगे, तो जब कंपोस्ट बनाऊंगी तो मैं जितना भी जो जानकारी है उस पर ध्यान रख के इस तरीके से काम होगा कि कंपोस्ट अपनी तरफ से अच्छा बने ताकि ईल्ड ठीक आए। काफी और भी मैंने रिसर्च पढ़ी है, अगर वो मैंने कभी ट्राई की कि हम केसिंग के वक्त या स्पॉनिंग के वक्त कुछ एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, तो कुछ मैंने अगर ट्राई किया और उससे ईल्ड बढ़ी तो वो भी मैं वीडियो जरूर डालूंगी। बाकी अगर कुछ और मेरी वो रहेगी जानकारी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। किसी और को फिर भी कुछ पूछना है, कुछ लगता है मैं हेल्पफुल हूँ उसके लिए, तो वो जानकारी ले सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।